स्वागत है। राइजिंग राजस्थान समिट में सदस्यता अभियान पर प्रबुद्धजन के साथ चर्चा। सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का संबोधन क्योंकि सुनिए। उसका जो एक जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा उसको कहीं ना कोई सवाल करने के लिए उत्साहित करती है, और वो जिज्ञासा एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती है जो आप और हम भी जब वो सवाल आता है तो देख करके हम आश्चर्य होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप निसंदेह, क्योंकि मैं वैसे भी आपको पता है, वैसे मैं किसान हूं, पॉलिटिकल का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल मेरा विषय रहा है और राजनीति क्षेत्र में काम करता हूं, तो ये विषय तो मैं जानता हूं, लेकिन आर्थिक विषय में आप महारथी हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैं श्याम जी से कह रहा था मैं कि आने वाले समय में मैं राजस्थान के सभी हमारे सीए, सीएस और हमारे उद्योग जगत के जो हमारे जितने भी लोग हैं, उनकी एक हम बैठक भी बुलाना चाह रहे हैं। उसमें आपके सुझाव भी होंगे, और आज भी मैं कह सकता हूं कि आप अपने सुझाव हमारी सरकार को दीजिए। निश्चित रूप से आपके सुझाव जो हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने वाले होंगे, उन सुझावों को हम समाहित करेंगे और आपका सहयोग लेंगे, क्योंकि आपकी विशेषज्ञता कंपनी की प्रगति के लिए महत्व रखती है। और इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी जन्मभूमि के लिए अपने दिल से सहयोग करें और अपने प्रदेश को विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करें। दोस्तों, सदस्यता अभियान के साथ ही ये राइजिंग राजस्थान भी हमारा चल रहा है। मैं सदस्यता अभियान के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान एक महत्वपूर्ण सदस्यता अभियान है। और आप देखते हैं, क्योंकि पार्टी का जन्म जिस आधार पर हुआ था, उसका विचार आप एक बार देख लें। क्योंकि देश की आजादी कांग्रेस के नेतृत्व में हम आप सबके बुजुर्गों ने लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे ही देश को आजादी मिली, देश एक दूसरे मार्ग पर चलने लग गया था। आजादी के तुरंत बाद देश की परिस्थिति बदल गई थी, और उन परिस्थितियों बदलने का कारण यह भी था कि जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया, या तो वो उम्र के पड़ाव पर आ गए या वो दुनिया से चले गए। ऐसे लोग रह गए जिन्होंने देश के हित में काम जो करना चाहते थे, उनकी संख्या गौण हो गई। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री हुआ करते थे। जब उन्होंने देखा देश की दशा और दिशा ठीक नहीं है, तो उससे इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर के उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, उनके अंदर देश की इति थी, उनकी सनातन की, उनकी जो एक विचार था, वो उनके विचार में था। लेकिन उन विचार को लेकर के जब उन्होंने देखा कि ये स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया, और उनकी संख्या मात्र 10, 15, 20 लोगों की थी। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उन पूर्वजों ने मेहनत की पराकाष्ठा की, और देश को दिशा देने का काम किया। आज वो 15 लोगों की पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वो उनके काम से, उनके विचार से और उनके राष्ट्रवाद से बनी। और आज भी मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं, आज देख सकते हैं, देश की प्रगति भी देख सकते हैं, और 2014 के बाद देश में परिवर्तन भी देख सकते हैं, जो 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। हम सब आपको दिखता है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद से देश को मुक्त कराना हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप हम देख रहे हैं। और आप वो भी सपने देख रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप तो कह रहे हैं, ताई जी कह रही थी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सीए हमारे क्षेत्र में, वो तो है ही राजस्थान में, जयपुर और जोधपुर और पूरा कुल मिलाकर के राजस्थान में। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया में भी अगर सीए सबसे ज्यादा मिलेंगे तो राजस्थान के मिलेंगे और भारत के मिलेंगे। ये हमारी बढ़ती हुई ग्रोथ है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात और कही थी
कि 21वीं सदी हमारी होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं किस तरह से भारत की सदी होगी। हमें इस बात के लिए क्योंकि आपको पता है, इतिहास देख सकते हैं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जितने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे उससे ज्यादा तमाशा देखने वाले थे, और तमाशा देखने वाले थे इसलिए हजारों साल देश की आजादी में लग गए थे। कभी हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, क्योंकि उनके अंदर यह ज्ञान नहीं था, यह भान नहीं था कि यह लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही है। मित्रों, अगर उनको यह भान होता तो आज वो इतना समय आजाद होने में नहीं लगता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको ऐसा लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये अपनी सदस्यता बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हम इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए हमारा यह सदस्यता अभियान है। अगर इस सदस्यता अभियान से आप लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी भी मजबूत होगी और भारत भी मजबूत होगा। हम पार्टी के अंदर काम करते हैं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहते हैं, भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम। हमारा हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। पहले हमारे लिए राष्ट्र है, दूसरे नंबर पर पार्टी है और तीसरे नंबर पर व्यक्ति आता है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कई लोगों के मन में यह बात होती है, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने पूरी तस्वीर दिख रही है। आप तो देश को, प्रदेश को, उन लोगों को आईना दिखाने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। और इतनी बात मैं इसलिए करना चाहता हूं, यह डिग्निटी वो है, आप वो लोग हैं जो समाज आपकी तरफ देखता है, समाज आपके तरफ देख करके चलता है, समाज को दिशा देने का काम आप करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम भी आप करते हैं। और आप निश्चित मान लीजिए, आप जो समाज में कहते हैं, समाज आपकी मान्यता देता है, समाज आपको मान्य करता है। और इसलिए मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आपकी आवश्यकता है इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, इस राष्ट्र को शिखर पर पहुंचाने की और हमारे प्रदेश को भी शिखर पर पहुंचाने की। कि अगर हमारा भारत विकसित होगा, हमारा राजस्थान विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, हमारा शहर विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जाति पात की लोग बात करते हैं, उन्होंने 4 जातियों का नाम लिया है जिसमें सभी समाज आते हैं। हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा मजदूर और हमारा किसान, इसमें सभी समाहित हैं। अगर इनका उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमको, क्योंकि हमारी शिथिलता विरोधी को बढ़ावा देने का काम करती है। आप देख लीजिए, हमारी शिथिलता विरोधी को बढ़ाने का काम करती है। अगर हम सजग रहेंगे तो विरोधी कभी ताकतवर नहीं होगा, और हमारी शिथिलता होगी तो विरोधी ताकतवर बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के सदस्य बनने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, समाज को रास्ता दिखाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप उस भूमिका को निभाएंगे। मैं राजस्थान के बारे में तो मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप वित्त विशेषज्ञ हैं, आपकी भूमिका बहुत अच्छी है। घर में जब आयोजन होता है तो सबसे प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाता है। मैंने कहा था, मैं आज से 10 दिन पहले श्याम जी से कह रहा था, क्योंकि मैंने यहां हमारे जो राजस्थान में हमारे पहले CS रहे हैं, ACS रहे हैं, ऐसे हमारे सीनियर लोगों की मीटिंग की थी। उन्होंने कहा, साहब पहली बार किसी ने हमको बुलाया है। रिटायरमेंट के बाद किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए थे, उन्होंने कहा हमें किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन आपने आमंत्रित किया है। मेरे पास पूरी सूची है। इसीलिए कह रहा था कि मैं श्याम जी ने एक टिकट में 2 फिल्म दिखा दी। मैं तो आपको यह करके कहते हुए कि आगे आने वाले समय में मैं आपको बुलाऊंगा, व्यापारियों को भी बुलाऊंगा, आप सभी को भी बुलाऊंगा, CA को बुलाऊंगा, CS को भी बुलाऊंगा, सबसे बातचीत होगी, आपके अनुभव का लाभ हमारे राजस्थान को मिले, यह मैं करूंगा। लेकिन मैं ये जान सकता हूं कि इसलिए आपकी प्रतिभा, आपकी विशेषज्ञता, आपका राजस्थान के विकास में लगाव हमारे राइजिंग राजस्थान आयोजन में सफल बनाएगा। आप देश और दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों से भी जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया में आपके संपर्क के लोग भी हैं। मुझे पता है
कि सीए की एक लाइन होती है पूरी तरह से, क्योंकि जब चुनाव होते हैं मेरे पास भी फोन आते हैं, आपकी कमान बहुत वैसी है, कई राज्यों में होके आपका वोटिंग का एरिया होता है। मैंने सुना पहली बार, मैंने कहा राजस्थान का नहीं है। बोले साहब 4-5 राज्य हैं इसके अंदर, ऐसा ही है ना, 4-5 राज्य हैं इसके अंदर, वो वोटिंग डालते हैं। तो कभी ग्वालियर से फोन आता है, तो कभी गुजरात से फोन आता है, तो कभी कहीं से फोन आता है। तो मैंने श्याम जी को कहा, मैंने कि ये वोटिंग तुम्हारे राजस्थान में हो रहे हैं क्या सभी जगह हो रहे हैं? बोले ये जोन बना हुआ है, आपके जोन बने हुए हैं 7 स्टेटों के। तो मैं देखता हूं कि आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं रहता है, इसलिए हमको और फायदा आपका मिलेगा। भाजपा हमेशा आर्थिक सुधारों, व्यापारिक स्वतंत्रता के पक्ष में रही है। जीएसटी, आर्थिक उदारीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार जैसे कदम हमारी आर्थिक नीतियों की सफलता की मिसाल भी है। हमारी सरकार ने सेवा में आते ही प्रदेश के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कदम उठाना शुरू किया है। मैं आपको 2 बात और बताना चाहता हूं। आज से 9 महीने पहले आपने जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और बहुत बड़े बहुमत के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के ग्रोथ में क्या क्या आवश्यकता होती है। हमने आते ही इसका अनुभव किया, हमने देखा, आप जैसे सभी प्रमुख लोगों का अनुभव का साझा भी किया। हमने देखा राजस्थान के अंदर सबसे पहले अगर आवश्यकता है, 2 बातों की कमी राजस्थान के अंदर थी, आज नहीं है, और वो थी पानी और बिजली। ये दोनों मुद्दे इस तरह के जुड़े हुए हैं जहां आवश्यकता थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आते ही हमने इन दोनों विषयों को लिया, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के पानी के क्षेत्र में सबसे पहले हमने हमारा काम आगे बढ़ाया। ईआरसीपी की योजना को 13 जिले में जो हमारी ईआरसीपी की योजना है, चंबल योजना हमारी, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया, चंबल, पार्वती, काली सिंध की। और आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी डीपीआर बनकर के बिल्कुल तैयार है और उसका एमओ ये होने वाला है, जो हमारे अभी उसका शिलान्यास भी होगा और उसका काम भी आगे बढ़ने वाला है। यही नहीं, दूसरा हमने कहा कि हमारा सीकर, झुंझुनू और चूरू हमारे जिले ऐसे हैं जहां शेखावाटी के जिले पानी की बहुत कमी है, तो इस पर हमने यमुना समझौता में एमओयू करने का काम हमने वहां किया। इसी तरह से हमने कहा कि हमारा रिफाइनरी है बाड़मेर के अंदर, लेकिन वहां पानी की हमारी कमी है, तो हम पोंग डैम से पानी आता है, हमारी इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से, हमारा उसमें भराव क्षमता कम थी, उसको भी हमने बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, हमारी इंटरनल जो हमारी नदियां हैं उनको भी उसके साथ जोड़ने का हमने काम किया है। आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर देवास जो हमारी स्कीम है, उसमें आपने देखा आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था, उधर का कोई काम नहीं आता था, ये पानी हमारे काम आता था। उसमें भी हमने काम प्रारंभ किया, शिलान्यास किया, उसमें हमने टनल बनाने का और वहां एनीकट बना करके उस पानी को भी हमने इधर लेने का काम किया है, जिससे हमारा आधा राजस्थान को उसका पानी मिल सके। माई डैम के अंदर हमने, माई डैम से हमने उदयपुर होते हुए, जब राजसमंद होते हुए और पाली होते हुए और सिरोही और जालौर को हम पानी देने का हमारा कार्यक्रम, उसकी हमारी डीपीआर बनकर के तैयार हो गई। राजस्थान को पानी की दृष्टि से कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने पानी के काम को आगे बढ़ाया। बिजली की हमारे यहां कमी थी, आप देख सकते हैं, लेकिन हमने तुरंत बिजली के लिए 2,24,000 करोड़ के हमने समझौते किए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो हमने कैबिनेट में भी पास कर दिया। और आने वाले समय में मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं 2027 तक हम आत्मनिर्भर रहेंगे बिजली के अंदर, किसान को भी दिन में बिजली देंगे और उद्योग को भी हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब मकान बनाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं मकान बनाते हैं तो मकान कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है? अब मैं कहता हूं कि मकान 2 बार बनता है, तो कैसा लगेगा आपको? मकान 2 बार बनता है, एक बार नक्शे में बनता है कि नहीं बनता, बताइए। इतने भाई इतने का कमरा होगा, इतने भाई की
बैठने का हॉल होगा, इतने बाई इतने का रसोई होगी, ये होगा, होता है कि नहीं होता है, ये डाइनिंग होगा, इतना ये होगा। तो पहले नक्शा बनता है कि नहीं बनता है, दोबारा बनता है उस पर, पहले नक्शा पर उतारेंगे आपको और उसके बाद बनाएंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से पहले मकान के लिए नक्शा बनता है, हमारी आवश्यकता हमें देखी जाती है। बिजली पानी के क्षेत्र में हमने काम किया है और हमारी ताई कह रही थी, क्योंकि हम जो बंबई गए थे तो 4.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, लेकिन जब तक मैं दिल्ली जाता उनको मैंने जमीन चिन्हित करके, जमीन दे करके, कैबिनेट में फाइल अप्रूव करके, जब मैं दिल्ली की दूसरी मीटिंग में रोड शो में गया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां लोग कहते थे फिल्म सिटी के लिए कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कभी यहां आ रही है, कभी वहां आ रही है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। आया कि नहीं आया? वो फिल्म सिटी वाले मेरे पास आ गए 12 बजे, 12:30 बजे वो मेरे पास आए, मेरी 2 बजे से कैबिनेट थी। मैंने कहा क्या चाहिए आपको? कि मैं फिल्म सिटी बनाना चाहता हूं। बनाइए, किसने रोका आपको? कि आज तक मेरे को जमीन नहीं दी, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूं, वो नागौर के रहने वाले हैं। उनका मैं बनाना चाहता हूं, यहां काफी दिन से सोच रहा हूं। मैंने मेरे जेडीए के लोगों को बुलाया, मेरे अधिकारियों को कहा, मैंने इनको जमीन दिखाइए, कहां बनाना चाहते हैं? जयपुर में। जयपुर की सभी जगह दिखाइए, शाम को वापस ले आइए। मेरी जब तक कैबिनेट हुई तो वो जमीन देख करके वापस आ गया। 4 जमीन दिखाई, उसने एक जमीन पे हाथ रख दिया, कितनी जमीन चाहिए? इतनी चाहिए। मैंने कहा दे दी तेरे को, चल कागज कर पूरा पूरा ले। 4 घंटे में पूरी जमीन दे करके, साल में नहीं, महीनों में नहीं, घंटों में जमीन देने का काम उसको किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और मैं ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि उस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपका कोई मिलने वाला होगा, आपके परिवार का भी हो सकता है, आपके जान पहचान वाला भी हो सकता है, आपके संपर्क वाला भी हो सकता है। हम जो सिंगल विंडो की जो एक कहानी चलती थी ना, उसको हमने खत्म कर दिया है। 123 जो काम थे, हमने उन 13 जगह उनको बांटा है। सिंगल विंडो के आधार पर काम होगा, यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज हम 12.5 लाख करोड़ रुपए पर हम पहुंचे हैं, बॉम्बे और दिल्ली को मिला करके। और मुझे विश्वास है, कोरिया और मैं जब जापान गया था तो वहां के लोगों ने जिस तरह से विश्वास जताया है, कई लोगों ने तो कहा कि हम 3-5 साल में हम 15,000 लोगों को आपके नौकरी देने का काम करेंगे। हमने कहा आइए लीजिए। कई लोगों ने हमसे, चाहे वो हमारी होंडा की कंपनी जो हमारी नीमराना में है, आप एक बात देखिए, मैं वहां गया, उन्होंने टाइम मेरा ऐसा फिक्स किया, जब उनसे बात की जो नीमराना डे मना रहे थे उस दिन मेरे को बुलाया, उससे 1 दिन पहले। अब आप देखिए जापान में निमराना डे बन रहा है, जापान में हमारा निमराना डे बन रहा है, वहां हमने जापानी जोन बना करके उसको काम किया है। आप सभी जानते हैं कितना हुआ है। कोरिया में गया तो वहां स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम काम करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। जापान के अंदर जो भी कंपनियां हैं उनका साथ हम खोलना चाहते हैं। आप हमें अलग से बताइए। हमने कहा 8 चिन्हित स्थान हमने किए हैं, हमने आइए आप नजदीक आइए। हम भी दिल्ली वालों से भी कहा हमने, आप काई के लिए जहां प्रदूषण में काम कर रहे हैं, आप अपनी आइए और हम आपको जगह देंगे। और हमने कहा कि अलवर से जैसे ही निकलोगे राजगढ़ से, आपको 10 किलोमीटर पर जितनी जमीन चाहिए उतनी हम दे देंगे, आप यहां लगाइए। और सही गुड़गांव वहां से 1.5 घंटे में, दिल्ली से 1.25 घंटे में, और नोएडा से 1.25 घंटे में आप अपने इंडस्ट्री एरिया बांदीकुई और राजगढ़ के बीच में आप आ जाएंगे। कितना बढ़िया स्थान है। हमने एक हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है वहां भी हमने डेवलप किया है। हमने बांसवाड़ा में जो पानी की जिनको आवश्यकता है, जैसे हमारा मोरबी में हमारा मेटेरियल यहां से जाता है, लेकिन टाइलें वहां बनती है। हमने कहा बांसवाड़ा में बनाइए, चित्तौड़ में बनाइए। आपको पानी की आवश्यकता है, माहिंडे में हमारा पानी की प्रचुर मात्रा है, हमने उनको इंडस्ट्री एरिया बनाया। हमारी केंद्र सरकार ने 9,000 हेक्टेयर में हमारे पाली में इंडस्ट्री एरिया बनाने का काम किया, और उसमें कई कंपनियों ने हमने हस्ताक्षर किए, वो भी इसमें आने वाले हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, पेट्रोमैक्स में हमारी जो रिफाइनरी है, अगले आने वाले समय में 4-5 महीने में वो भी प्रारंभ हो जाएगी। उसमें 154 प्रकार के प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। हमने वहीं उनको जमीन चिन्हित की है, इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल उसके बाहर ही बनाया है। आप आइए वहां भी बनाइए। उन लोगों ने कहा था हमको टीन शेड बना करके दे दीजिए,
हम दाना हमको वहां मिल जाएगा, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। मैंने कहा आपको टीन शेड भी लगाएंगे, आपको बिजली का कनेक्शन भी देंगे, आइए आप लगाइए। एक हमने जयपुर से लेके किशनगढ़, किशनगढ़ से पाली और पाली से जोधपुर होते हुए बालोतरा और बालोतरा से सीधा कांडला बंदरगाह के लिए पूरा हमने एक हाईवे निकालने का काम किया जो इसको दिल्ली वाले को भी जोड़ेगा और इसमें दिल्ली मुंबई और उस भारतमाला में एच बनाने का काम करेगा, यहां से सीधा जाएगा जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, राजस्थान में अपार संभावनाएं, चाहे वो खनन के क्षेत्र में हो, क्योंकि मिनरल की कोई हमारे यहां कमी नहीं है, किसी भी तरह का मिनरल हो। हमारे यहां पर्यटन की अपार संभावना है, पर्यटन के क्षेत्र में भी हम काम कर सकते हैं। हमारे यहां रिफाइनरी है, पेट्रोमैक्स में भी काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, हम चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। एक भी ऐसा काम नहीं। और सोलर और विंड, आप देखिए कितना काम हमारा है, लगातार हमारे एमओयू हो रहे हैं उसके लिए। और यही नहीं, हमने कहा कि हमारी बिजली की आवश्यकता है, हमने 10 स्थानों को पंप स्टोरेज से चिन्हित किया है, पंप स्टोरेज के लिए भी हम आने वाले हैं। यही नहीं, बैटरी स्टोरेज, हमने कहा है कि कई कंपनी जिंदल है, टाटा बैटरी स्टोरेज के लिए आने वाली है। हमने कहा राजस्थान हमारा बिजली के क्षेत्र में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हो, लोग कहें कि हमारी बिजली राजस्थान से आ रही है। राजस्थान से भी हमेशा खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला प्रदेश बनना चाहिए। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राजस्थान, विकसित राजस्थान की कल्पना जो की है, आने वाले समय में उसकी तस्वीर भी आप देखेंगे और आगे आने वाले समय में 5 साल में हमारे राजस्थान की ग्रोथ क्या होगी ये भी देखेंगे। हम कहना चाहते हैं कि जो हमने सोचा है वो हम करने के लिए आप सभी के सहयोग से बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। अगर आपका हमें सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हमारा राजस्थान में होगा। मैं एमएसएमई सेक्टर में बड़े निवेशकों के लिए आकर्षक रियायतें देने के काम भी किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे छोटे उद्योग के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें भी अगर आपका और सहयोग आएगा उस पर भी हम विचार करेंगे। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को 2 साल के लिए 100% SGST की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह अलग से हमने किया है जिससे कि हमारी महिला बहनों को निवेश प्रोत्साहन हेतु रीको एरिया से 1 किलोमीटर की परिधि में भी लैंड कन्वर्जन के लिए रीको की अनापत्ति आवश्यक समाप्त कर दी जाएगी। इससे बहुत बड़ा फायदा इससे भी होने वाला है। दुनिया भर की कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इसके लिए 95 एकड़ भूमि अबाप्त कर ली गई है। आप चिंता मत करिए, हम हर क्षेत्र में हमारे राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम कई नई नीतियों पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिनमें उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग नीति आदि शामिल है, जो निवेश को सुगम और लाभकारी बनाने का काम करेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य राज्य की आर्थिक, उद्योग, व्यावसायिक विकास को नई दिशा देना है। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के माध्यम से हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाएं, ताकि राजस्थान देश में एक अग्रणी आर्थिक शक्ति वाले राज्य के रूप में उभर सके। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को लेकर बनाए गए सकारात्मक माहौल के परिणाम भी सामने आने लगे हैं और इस समिट की पहली इन्वेस्टमेंट मुंबई, जैसा मैंने बताया, 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हुए और इसी प्रकार नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट के 8 लाख करोड़ रुपए के अधिक से एमओयू हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में, जैसा मैंने बताया, आयोजित मीट में जबरदस्त समर्थन मिला है। हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बनाने के लिए कृत संकल्प है। और मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है, आपकी ताकत बहुत है। आप अगर इसमें पूर्ण रूप से लगेंगे,
और वो ताकत मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में मुझे देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला। मैं आप जैसे सभी उद्योगपतियों से, वहां सीए से, सीएस सबसे मिलने का मेरा कार्यक्रम रहा, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा लोकसभा चुनाव से पहले ही कि राइजिंग राजस्थान करेंगे, तो उसका भी मैंने लाभ लिया। अभी मैं झारखंड गया था, झारखंड में परिवर्तन यात्रा के एक समापन में गया, लेकिन वहां भी रांची में मैंने मेरे राइजिंग राजस्थान के लिए वहां के उद्योगपतियों से मैंने एक मीटिंग भी की थी, उनसे भी मैं मिला था, जहां वहां रांची में भी रोड शो करके हम आए थे, जिससे कि उन लोगों में ठीक प्रकार से ऐसा लगे कि हम राजस्थान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जब मैं लोकसभा के चुनाव में राजस्थान से बाहर सभी राज्यों में गया, वहां की राजधानियों में गया, तो वहां के लोगों का मैंने उत्साह देखा, वहां के लोगों का उमंग देखा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है, आपके भी मिलने वाले होंगे, आपके भी मित्र होंगे, और उनकी मन में एक ही है कि हम राजस्थान के लिए कुछ करें, राजस्थान के लिए हम कुछ करें, कुछ हम करें, कुछ और लोगों को भी ले जाएं। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से एक जो माहौल बना है, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के हमारे प्रवासी भाइयों ने भी अच्छा पूरी तरह से समर्थन दिया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी महीने में यूके और जर्मनी के इन्वेस्ट मीट का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी 14 से 19 तक हम वहां रहने वाले हैं। आज का राजस्थान न केवल पर्यटन, कला, संस्कृति क्षेत्र में बढ़ रहा है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी बड़े कदम उठा रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य की आर्थिक नीतियां उद्योगपतियों, व्यापारियों, निवेशकों के हित में तो हैं, ताकि विकास पर हर पहलू में एक समाहित हो सके। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के माध्यम से राइजिंग राजस्थान के संबंध में आपके सुझाव हमें प्राप्त हो रहे हैं। वे सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप भाजपा के सदस्य बनकर विकास की इस यात्रा में हमारे सहभागी बने और राजस्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दें। आप सभी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के साथ भाजपा का हिस्सा भी बने, तो मैं ये केवल एक राजनीतिक सदस्यता का विस्तार नहीं, बल्कि ये उस विचारधारा का समर्थन है जो विकास और राष्ट्रवाद पर आधारित है। हम मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएंगे जो समृद्धि और प्रगति और आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण भी होगा, और जिस विकसित राजस्थान की हम कल्पना करते हैं, निश्चित रूप से वो विकसित राजस्थान भी बनेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित भारत, तो विकसित भारत भी बनेगा। मैं आपसे इतनी अपील करना चाहता हूं कि आप हमारी सदस्यता और राइजिंग राजस्थान के हिस्सा बने। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके मन में जो कल्पना राजस्थान को लेकर के होगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, उस कल्पना के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने का हमारी सरकार काम करेगी। आप सभी लोग आए, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।